हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन और जो इसके इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका सॉल्यूशन के लिए आपको दूसरी वीडियो चेक करनी पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड, ये पूछा है यहाँ पे। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे काउंट करके बताने हैं कोवलेंट्स बॉन्ड्स के नंबर। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे C2H6। तो कैसे लिखा जाएगा, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। हाउ मैनी हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन लगा दिए हमने यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। अब आपको काउंट करने हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ पे हुई है, तो चेक कर लेते हैं। इसके अंदर हम शेयरिंग एक यहाँ पे हुई है हमारी, एक शेयरिंग यहाँ पे हुई है इलेक्ट्रॉन की कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो टोटल कितनी जगह पे शेयरिंग हुई है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कोवलेंट्स बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 7। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है यहाँ पे, बी। हमें क्या काउंट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कोई भी हमें फॉर्मूला दे सकते हैं और उसके नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट, कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने के लिए हमें बोल सकते हैं। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे कर दिया है एक कार्बन, एक्स्ट्रा कार्बन लगा दिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए हैं, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 3। अगर आपको अब बोला जाए नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करने के लिए, तो अब कितने बॉन्ड है हमारे पास, 4 तो यहाँ पे हो गए, 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए अब हमारे पास, 10। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का आपसे ये कोवलेंट बॉन्ड के नंबर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कि आपको ब्यूटेनॉन से ही पता चल रहा है यहाँ पे ओन, और ओन फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर लगता है, ये लगता है हमारे कीटोन के अंदर। किसके अंदर लगता है ये फंक्शनल ग्रुप में, जो हम सफिक्स यूज करते हैं ओन, ओन बोलते हैं इसको। तो ये किस में यूज होता है, कीटोन्स में। कौन से फंक्शनल ग्रुप में, कीटोन में। तो यहाँ पे क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप ब्यूटेनॉन के अंदर, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that जब आप खाना पकाते हैं तो उस टाइम पे जो जिस कंटेनर में आप खाना पकाते हैं उसको हम वेसल बोलेंगे। तो उसकी जो बॉटम है, जो नीचे वाली जो उसकी सरफेस है वो कैसी हो जाती है, जिसको आप चूल्हे के ऊपर रखते हो या गैस के ऊपर रखते हो तो कैसी हो जाती है, वो ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक होने का क्या रीज़न है, तो क्या होगा उसका रीज़न कि जो हमारा फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। बाकी जो इन्होंने ऑप्शन लिखे हैं, फूड इज़ नॉट कम्प्लीटली, फ्यूल इज़ वेट, फ्यूल इज़ बर्निंग कम्प्लीटली, ये ऑप्शंस हमारे नहीं होंगे। आंसर कौन सा होगा हमारा, फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। और जब फ्यूल हमारा कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है तो इसके उस टाइम पे क्या होता है, हमारा फ्यूल वेस्ट होता है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जिस वजह से वेसल्स कैसे हो गए हैं नीचे से ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्लोरोमीथेन है। CH3Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, हेटेरो एटम लगा हुआ है, और CH3 का जो नाम है वो क्या होगा यहाँ पे, मीथेन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्लोरोमीथेन नाम आपने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आपको बताना कैसा है कि जो इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उनका नेचर कैसा है, कैसे कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं और कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअल में है क्या। तो देखिए सबसे पहले जो कार्बन की प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है यहाँ पे, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है हमारा जो क्या करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन को देता है ना इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब ना लॉस करता है ना गेन करता है। ये क्या करेगा, अगर इस तरह से कोई भी प्रोसेस करेगा गेनिंग और लॉसिंग का, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या पड़ेगी, इसको ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जिसकी वजह से इसका जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा।
तो ये क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। किसके साथ, खुद के एटम के साथ भी कर सकता है, जैसे कार्बन की कार्बन के साथ शेयरिंग, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें था ना हमारे पास कार्बन की कार्बन के साथ शेयरिंग थी। और क्या कर सकता है ये, कार्बन की किसी दूसरे एटम के साथ, जैसे हाइड्रोजन से शेयरिंग या फिर क्लोरीन से शेयरिंग, किसी भी दूसरे हेटेरो एटम से क्या कर सकता है, ये शेयर कर सकता है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, तो जब भी कोई भी बॉन्ड हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उस बॉन्ड का नाम ही क्या है, उस बॉन्ड को बोलते ही क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जो भी हमारे एटम्स जुड़े होंगे, जो बॉन्ड बनाएंगे, उनके बीच में जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो दोनों तरफ से ही होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, जो आपको यहाँ पे डॉट्स दिखाए गए हैं, ये क्या है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के अंदर टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। कैसे लिखा मैंने कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखिए कैसे लिख सकते हैं हम। कार्बन के अंदर जो टोटल एटॉमिक नंबर है वो कितना है, इसका 6 है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 6 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं इसके अंदर, 6। तो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें हम इलेक्ट्रॉन्स का KLN शेल के अंदर, तो K शेल में आ गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 4। तो आपको 4 ही डॉट्स लगा लेने हैं यहाँ पे। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे क्रॉस मार्क दिखाया गया है, वो क्रॉस मार्क किसके लिए है, यहाँ पे वो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक क्रॉस मार्क नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक क्रॉस मार्क नजर आ रहा है, तो ये किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के। पता है आपको हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल के अंदर आ जाएगा, K शेल के अंदर। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के अंदर, 1 है। अब उसके बाद नीचे आप देखिए ये कौन सा एटम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, जैसे हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करें 17 है एटॉमिक नंबर। अगर KLM शेल के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और M के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो 7। तो यहाँ पे आपको ये 7 डॉट्स ही नजर आ रही हैं। तो ये जो आपको डॉट्स दिखाए गए हैं ये क्लोरीन के हैं, बाकी जो आपको क्रॉस मार्क्स दिखाए गए हैं ये आपके हाइड्रोजन के हैं। और ये आपको क्या दिखाया गया है, कोवलेंट बॉन्डिंग, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में। यहाँ पे चेक कीजिए सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इसमें कार्बन का भी चेक कर सकते हैं आप, कार्बन का। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हुआ है। डबलेट का मतलब क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर K ही शेल होता है और मैक्सिमम उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आगे आपको यही बताया गया है कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, हर हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है अपना डबलेट पूरा करने के लिए। और इस तरह से हर एक एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया है, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग हुई है हमारी, उस बॉन्डिंग को हम क्या बोल लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। और अगर बात की जाए टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, तो काउंट कीजिए, एक कोवलेंट बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं यहाँ पे कार्बन ने, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, प्रोपेनॉन का और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब क्या करना है आपको, कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग दिखानी है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिखते कैसे हम, COOH। और यहाँ पे क्या दिखाना आपको, 3 हाइड्रोजन आपको जोड़ के दिखाने हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे आप, जिसके भी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिख दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2। और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया है, तो यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने, 2 इकट्ठे लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इसी तरह ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए आप। ऑक्सीजन के हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3
4, 5 और 1 यहाँ पे हाइड्रोजन से शेयर करेगा 6। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं और सभी एलिमेंट्स का, सभी एटम्स का आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ से चेक कीजिए जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखिए स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। टोटल आप काउंट कर लीजिए 4 तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और जो यहाँ पे डॉट दिखाया गया है ये कार्बन का, दूसरे कार्बन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जो क्रॉस दिखाए गए हैं वो किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। सेम यहाँ पे आपके इसका कि दूसरे जो आपके हाइड्रोजन है इनका भी डबलेट कंप्लीट हो चुका है, ये और ये यहाँ पे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कार्बन है इसके काउंट कीजिए 4 और ये 4, 8 हो चुके हैं कंप्लीट। ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 8 कंप्लीट हो चुके हैं, इस ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 8 कंप्लीट हो चुके हैं और हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, डबलेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड का। उसके बाद दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको। H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए K11 शेल के अंदर तो 2, 8, 6। बाहर वाले शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 6 हैं और आपको 6 ही डॉट लगाने हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपके ये बड़े डॉट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये 6 के 6 क्या है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो आपको यहाँ पे क्रॉस मार्क नजर आ रहे हैं ये किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के। कंप्लीट कीजिए, हाइड्रोजन सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, हाइड्रोजन का डबलेट और इस हाइड्रोजन का डबलेट। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है आपका, ये कीटोन है, कौन सा कीटोन है, प्रोपेनोन। क्या नाम है इस कीटोन का, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन में देखिए हर एक के आपको क्या करने हैं, आपको डबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जो भी एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे, तो चेक कीजिए किस किस का डबलेट और ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले कार्बन का चेक कर लीजिए, वही सबसे पहला काम तो आपका वो है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको वो लिखने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डबलेट और ऑक्टेट कंप्लीट करके देखना है। हाइड्रोजन का कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का, कार्बन का हो ही चुका है हमारा कंप्लीट। यहाँ पे साइड में हाइड्रोजन का चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन का और कार्बन का कंप्लीट हो चुका है। इस कार्बन का ऑक्टेट चेक कीजिए, यहाँ पे भी कंप्लीट है। इस कार्बन का चेक कीजिए, यहाँ पे भी कंप्लीट है। और इस ऑक्सीजन का चेक कीजिए, यहाँ पे भी कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो शो कर सकते हैं हम इस तरह से। अगर आपको सिंपली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते तो आप सिंपल पहले क्या करेंगे, इसका जो भी आपका सिंबल्स, जो भी आपका कार्बन है, जो भी आपको एलिमेंट यूज़ करने के लिए बोला है उसको आप सिंपल ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वैलेंस जितने भी इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेने हैं। उसके बाद आपको सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ट्राई करना है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, ट्राई करना है। और जब आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग, तो अपने आप से आपका जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट स्ट्रक्चर, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्लोरीन का बनाना है आपको, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का F2। F2 में देखिए क्या है, एक F है जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें आएंगे आपके 2K शेल में और L शेल में आ जाएंगे आपके पास 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो चेक कीजिए यहाँ पे कितने डॉट्स लगाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एक फ्लोरीन एटम के हो गए हैं। और दूसरे फ्लोरीन एटम के चेक कीजिए, यहाँ पे दूसरे फ्लोरीन के भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑक्टेट कंप्लीट कर दीजिए, ये हो गया है। यहाँ पे फ्लोरीन का भी ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन एटम, सॉरी मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, एक सीरीज है। किसकी सीरीज है, कार्बन कंपाउंड की सीरीज है, जिसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल के साथ चेक कीजिए क्या बोला अभी आपको डेफिनेशन में। ये देखिए मिथेन है आपके पास CH4, एक ही कार्बन है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मॉलिक्यूल लिखा है यहाँ पे कितने कार्बन हो गए हैं, 2 कार्बन हो गए हैं। इथेन है आपका ये। जो नेक्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल लिखा है यहाँ पे कितने कार्बन हो गए हैं, 3 हो गए हैं। उसके बाद जो ब्यूटेन लिखा है यहाँ पे, वहाँ पे कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो हुआ क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप आया है उसके अंदर कार्बन के जो नंबर है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, कार्बन के नंबर इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन का नंबर कितना इंक्रीज हुआ है, पहले के कंपैरिजन में एक सिंगल
कार्बन एटम का। और हाइड्रोजन नंबर कितने चेंज हुए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे CH4 था, और अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूँ तो क्या ये C2H6। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, ये हमारे पास ये है CH4, इसको क्या लिख सकते हैं हम C2H6। नेक्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं C2H8। फर्स्ट क्या है CH4। तो इन दोनों के बीच में एक कार्बन का डिफरेंस और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का। सेम फिर जो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक कार्बन का है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट कितने भी मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल ले लीजिए, हर किसी के बीच में जो पहले वाला है और जो नेक्स्ट है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। तो उन्हीं सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। और अगर मास की बात की जाए, कितने मास यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे, तो कार्बन का मास कितना है 12 है, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो मास टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, कार्बन का 12 हो गया आपका और 2 हो गया आपका हाइड्रोजन का। ऐड करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 14। तो 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है और एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। अगर CH2 की बात की जाए तो आप CH2 में आंसर करेंगे, और अगर यहाँ पे मास की बात की जाए तो आप 14 आंसर लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट चेक कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड विल बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है, इथेनॉल की भी और इथेनोइक एसिड की भी। अगर बात की जाए इथेनॉल की, तो एक लिक्विड है ये रूम टेम्परेचर पे, जिसकी ऑर्डर कैसी है, प्लीजेंट ऑर्डर है। अगर हम इथेनोइक एसिड की बात करें तो इथेनोइक एसिड क्या है, इसकी स्मेल कैसी होती है, विनेगर लाइक, जैसे सिरके की खुशबू होती है, कुछ इसी तरह से। मेल्टिंग पॉइंट है इथेनोइक एसिड का क्या, 17 डिग्री सेल्सियस। अगर 17 डिग्री सेल्सियस से बिलो रूम टेम्परेचर हो जाता है तो उस टाइम पे इथेनोइक एसिड क्या कर देता है, फ्रीज होना शुरू कर देता है। और इसीलिए हम इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जब ये फ्रीज हो जाता है। अगर हम इथेनोइक एसिड की बात करें, केमिकली बात करें हम, ये मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ। बनेगा क्या, साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इथेनॉल इस तरह की रिएक्शन शो नहीं करता है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है, और जब हमारे एसिड मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में भी किया है एसिड बेस वाले चैप्टर में, तो हमेशा बनता क्या है, सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और साथ में क्या होगा आपका, वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल भी दिखाया गया है यहाँ पे। एसिटिक एसिड लिया गया है CaCOOH, एसिटिक एसिड है, ये मेटल कार्बोनेट है और बना के हमारे पास मेटल का साल्ट, वाटर, CO2। और साथ में नेक्स्ट दिखाया गया है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए उसके बाद इथेनॉल की रिएक्शन दिखाई गई है, मेटल कार्बोनेट से कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुई है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसी को लिख के दिखा दिया यहाँ पे रिएक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the electrolytic refining of the metal M, what would you take as the anode, cathode and electrolyte? ये एक एक्टिविटी भी है आपकी बुक के अंदर कि कैसे हम जो मेटल्स होती हैं उसको प्योरीफाई करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है हमारे पास ये प्रोसेस। तो आपको याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं किसी भी मेटल की, आपकी बुक के अंदर कॉपर का एग्जाम्पल दिया गया है, कॉपर मेटल को आपको रिफाइन करना है, तो हमेशा जो भी आपका इम्प्योर मेटल होगी जिसको आपको प्योरीफाई करना है उसको आपको हमेशा कहाँ पे रखना है, एनोड पे। और जो प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप यूज़ करनी है उसको कहाँ पे रखना है, कैथोड पे। और जो हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाने में हेल्प करेगा और जिसका कंडक्टिंग नेचर होगा, वो क्या लिया जाएगा, जो भी आपको मेटल प्योरीफाई करनी है उस मेटल का सोल्ट, और उसका क्या लेना है, सॉल्यूशन, मेटल सोल्ट का सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी की बात करूँ तो किस तरह से क्या डायग्राम था आपकी बुक के अंदर, ये इस तरह से एक डायग्राम गिवन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर। यहाँ पे आपकी एक स्ट्रिप ली गई है मेटल की स्ट्रिप, और ये कैसी है, इम्प्योर मेटल। इसको कहाँ पे जोड़ दिया गया है, एनोड से, पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया गया है। और जो नेगेटिव एंड है बैटरी का उससे किसको जोड़ दिया गया है, यहाँ पे प्योर मेटल की स्ट्रिप। किसकी स्ट्रिप है यहाँ पे, प्योर मेटल की, और यहाँ पे किसकी है, इम्प्योर मेटल की।
और जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का लेना है आपको, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आपको जो भी मेटल आपको प्योरीफाई करनी है, मान लिया अगर आपको यहाँ पे कॉपर मेटल को प्योरीफाई करना है, मान लिया ये आपकी कॉपर मेटल है, इम्प्योर कॉपर मेटल है, ये आपकी प्योर कॉपर मेटल है। अगर आपको कॉपर मेटल को प्योरीफाई करना है तो नीचे जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे वो कॉपर मेटल का ही होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर कंपल्सरी है। तो जो भी आपकी इम्प्योर मेटल है वो कहाँ पे ली जाएगी, एनोड पे ए, और जो आपकी प्योर मेटल है वो कहाँ पे ली जाएगी, कैथोड पे। ठीक है, ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जिसको हम बोलते हैं कैथोड, और ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एनोड। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन लिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और नीचे आपका यहाँ पे मड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज हमारी इम्प्योर मेटल के अंदर थी वो सॉल्यूशन में एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी और उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। जो कार्बन और इससे रिलेटेड कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर अल्कोहल्स, इनको ही हम क्यों यूज़ करते हैं फ्यूल्स की तरह। ऐसा क्या है कार्बन के अंदर, देखिए क्या प्रॉपर्टी है कार्बन की कि इनको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। जब इनको जब इनको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है तो क्या करते हैं, ये लॉट ऑफ हीट रिलीज़ करते हैं, लाइट रिलीज़ की जाएगी जब इनको बर्न किया जाएगा। और हमारे पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम अच्छे फ्यूल की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लीन फ्लेम वाले फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि इनमें से जो हमारे पास स्मोक वगैरह है वो रिलीज नहीं होता। जैसे कि हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं तो क्लीन फ्लेम है, वो हमारी ब्लू कलर की फ्लेम है, उसके अंदर कोई भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल नहीं बनता है, कोई स्मोक नहीं बनता है, कोई वेस्ट नहीं बचता है हमारे पास। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोला जाता है, गुड फ्यूल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे फ्यूल है, अच्छे फ्यूल है, कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, और इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो इनसे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है किलो जूल पर किलोग्राम में, जो कि इसकी यूनिट है वो क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए कार्बोनेट्स कंपाउंड को हम क्या यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल, क्योंकि हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए हमें, वो किससे निकलेगी, हमारे कार्बन कंपाउंड से। अच्छे वाले कौन से हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन हम अनसैचुरेटेड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन उससे फिर क्या होगा, एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू हो जाएंगे आपके, पोल्यूशन वगैरह होगा, अमाउंट ऑफ जो हीट है प्रोड्यूस हुई है वो थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिक्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। जब हार्ड वाटर को सोप से ट्रीट किया जाता है तो सिक्कम की फॉर्मेशन होती है। तो ये सिक्कम क्या चीज़ है, कैसे बनता है, ये आपको बताना है। मैं आपको ये केमिकली इसकी रिएक्शन लिखूंगी, फिर आप चेक कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सोप। सोप क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। डेफिनेशन कर चुके हैं आप, C17H35 COO Na। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम स्टीरेट एक सोल्ट है, एक सोप है हमारा, ये सोप लिखा है मैंने, प्लस जब हम हार्ड वाटर का यूज़ करते हैं कपड़े वॉश करने के लिए, और जब हम सोप यूज़ करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या लिया है मैंने, क्लोराइड ले लिया है यहाँ पे। हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, जो कैल्शियम और अगर मैग्नीशियम के क्लोराइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर सोल्ट्स प्रेजेंट है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा जा रहा है यहाँ पे, कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर आयंस प्रेजेंट है हमारे पानी के अंदर तो उस पानी को क्या बोल दिया जाएगा, हार्ड वाटर। तो एक तरह से जो ये MgCl2 है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पानी के अंदर प्रेजेंट है। तो जब पानी के अंदर हम सोप यूज़ करेंगे कपड़े वॉश करने के लिए तो जो हमारा सोडियम आयन है ये हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे कौन सा आयन लग जाएगा, मैग्नीशियम आयन। जब यहाँ से सोडियम हटेगा और मैग्नीशियम यहाँ पे जुड़ेगा, देखिए यहाँ से सोडियम हटा देना आपको, सोडियम हटने के बाद कौन लग जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम। अब इसको बोलते हैं क्या है, जब सोडियम हटा है मैग्नीशियम लगा है तो इसको हम बोलते हैं सिक्कम। क्या बोला जाता है इसको, सिक्कम।
तो यही बताया गया एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो कि सोप के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, वेस्ट करता है, और जो हमारा झाग बनता है उसको बनने से रोक देता है। क्योंकि साबुन कहाँ पे वेस्ट हो जाता है, सिकम बनाने में। अगर मैं भी यहाँ पे सिकम का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या होगा आपका C17H35 COO, Na नहीं लिखना है अभी आपको, Mg, क्योंकि आपके हार्ड वाटर के अंदर कौन सा सोल्ट प्रेजेंट था, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये मैग्नीशियम कहाँ से आया, हार्ड वाटर से। और सोप कब बोला जाता है इनको, सोप कब बोला जाएगा, जब यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पे क्या हो, चाहे तो सोडियम हो या फिर पोटाशियम हो। अगर सोडियम और पोटाशियम के अलावा यहाँ पे कुछ भी आपका आयनिक फॉर्म आ जाती है तो उस टाइम पे आपका सोप नहीं बचता, वो कुछ और ही नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखिए यही आपका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, सोप डजंट वर्क प्रॉपरली व्हेन द वाटर इज हार्ड। सोप अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं जब वाटर हार्ड होता है। सोप की डेफिनेशन दी गई है, बता चुकी हूँ मैं आपको। हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ये बताया गया आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब सोप को हार्ड वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देंगे सोप से, और पोटाशियम को डिस्प्लेस कर देंगे अगर पोटाशियम है तो। और क्या बनाते हैं वो, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, और उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सिकम बोलते हैं। और जब सिकम की फॉर्मेशन हो रही है तो व्हाट इट मीन, आवर सोप इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारा सोप क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। देखिए सबसे पहले आपको पता है सोप का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर है। और अगर सोप का नेचर बेसिक है तो बेस करते क्या है, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको किस कलर में चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर में, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी ही यही है टू टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर। लेकिन अगर हम उसी सोप सॉल्यूशन को अगर हम ब्लू लिटमस से टेस्ट करें तो वो ऑलरेडी ब्लू है, तो ब्लू का कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे सोप्स होते हैं वो रेड को ही ब्लू में कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन ब्लू को वो कलर चेंज नहीं कर पाएंगे। ब्लू क्या रहेगा, ब्लू ही रहेगा, ब्लू कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है उसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन ऐड कहाँ पे होगी ये ध्यान दीजिए अब आप, ये है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड कौन होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। उन कार्बन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं आप किस तरह का बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और इसमें जब हाइड्रोजनेशन की जाएगी तो किस चीज़ का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। नीचे आपको यहाँ पे नजर आएगा निकल कैटलिस्ट। इस निकल कैटलिस्ट का क्या मतलब है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वैसे नहीं होगी, लेकिन जब इसके साथ निकल कैटलिस्ट ऐड किया जाएगा ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी रिएक्शन को फास्ट करवाना। एक तो हम इस रिएक्शन के लिए वेट करें लंबे टाइम का, और ये कुछ ही सेकंड में अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो क्या करेंगे, हम उसी को फेवर करेंगे ना जब रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, फास्टन द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में चेक कीजिए आप, यहाँ पे आपके जो आर थे वो पहले से ही थे आपके रिएक्टेंट के अंदर, चारों आर ऐड क्या हुआ है आपका, 2 हाइड्रोजन की एडिशन हुई है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसा हाइड्रोकार्बन आ गया आपके पास, ये होगा आपका सैचुरेटेड, और ये था आपका अनसैचुरेटेड। और जो ये आपका रिएक्शन है ये हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। मतलब जो आपके पास ऑयल्स हैं उनका यूज़ करके हाइड्रोजन मिक्स करके निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उनसे घी बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल घी, डालडा घी बोलते हैं जिसको हम। इनकी प्रिपरेशन में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कौन से हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। देखिए एडिशन रिएक्शन शो करेंगे जिसके पास हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वही हाइड्रोजनेशन शो करेंगे ना। और जिसके पास ऑलरेडी ही हाइड्रोजन कंप्लीट है तो क्या वो हाइड्रोजनेशन शो करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोजनेशन शो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले C2H6, अगर इसको हम बनाए स्ट्रक्चर को तो कुछ इस तरह से होगा। 2 कार्बन और उनके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 6 हाइड्रोजन। तो क्या इनको हाइड्रोजन ऐड करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी सेटिस्फाई है, सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन नहीं होगी।
उसके बाद सेकंड देखिए C3H8, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन ऐड करने के प्लेस बचा है, नहीं बचा है, कहीं जरूरत ही नहीं है हाइड्रोजन ऐड करने की, कहीं पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं कि जहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करें, तो यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट C3H6, तो C3H6 के अंदर क्या होगा, हमारा कार्बन कितने हैं 3 है यहाँ पे, और हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी कार्बन, 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा हमारे पास यहाँ पे, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने आपके 6 हैं, कंप्लीट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, यहाँ से ऐड हो सकते हैं ना हमारा, अगर कार्बन कार्बन का बीच का डबल बॉन्ड हटा दिया जाए, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एडिशन हो सकती है, तो किस में हो सकती है, जो अनसैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड भी कैसा, चाहे तो एल्कीन हो चाहे फिर आपका एल्काइन हो। तो चेक कर लीजिए इसमें से एल्कीन और एल्काइन है कौन। इसी तरह से आप सभी कंपाउंड का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक तो यही जो भी हमने एग्जाम्पल किया था C3H6, और दूसरा है C2H2 इथाइन है, और ये आपका जो पहले वाला था इसका नाम क्या है, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन और इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। देखिए जो बटर है वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड फैट बोलते हैं हम बटर को, और जो आपके कुकिंग ऑयल हैं वो क्या है, आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो बटर हैं वो हाइड्रोजनेशन शो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन कंप्लीट है। लेकिन अगर हम ऑयल लें तो ऑयल कैसे फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है, इन पे हम हाइड्रोजन ऐड करके ऑयल को क्या कर सकते हैं, घी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सोलिडिफाइड किया जा सकता है, ऑयल से घी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका ये, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। कैसे हमारे सोप क्या करते हैं, कपड़ों को साफ करने का काम करते हैं, किस तरह से ये डर्ट और डस्ट को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कपड़ों पे जो गंदगी लगी होती है, जो डर्ट लगी होती है, उसका नेचर कैसा है, ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। अगर हम कपड़ों को पानी में भिगो दें तो पानी में भिगोने से कपड़े साफ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो पानी है और जो हमारा डर्ट है कपड़ों के अंदर, उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो अलग नहीं हो पाएंगे। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सोप ऐड करते हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए। सोप के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोफोबिक टेल और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक उसका पोलर हेड। तो हाइड्रो जो फोबिक एंड है वो किससे अटैच हो जाता है, डर्ट के साथ जो कपड़ों के अंदर है, और उसको रिमूव कर देता है कहाँ से, कपड़ों से। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सोप्स के, वो जितने भी आपके डर्ट पार्टिकल्स हैं उनकी तरफ एक फॉर्मेशन करते हैं, उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मिजेल फॉर्मेशन। जैसे मान लिया ये कपड़ा है हमारा, इसके ऊपर डर्ट लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, तो जब भी हम इसके ऊपर सोप अप्लाई करेंगे तो सोप पार्टिकल्स क्या कर लेंगे, इसके चारों तरफ एक क्लस्टर बना लेंगे, गुच्छा बना लेंगे, और उस गुच्छे को हम बोलते ही क्या है, सोप मॉलिक्यूल का जो डस्ट पार्टिकल के साथ जो क्लस्टर है उसको बोला जाता है मिजेल। मतलब जो मैंने अभी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये किसका डायग्राम है, मिजेल का डायग्राम है। और मिजेल क्या करते हैं, ये पानी के अंदर सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। तो जब हम कपड़ों को वॉश करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो मिजेल्स हैं, वो पानी के साथ बह के बाहर चले जाएंगे। तो जो अभी आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, आपको सेम यही बताया गया है। डर्टी क्लॉथ दिखाया गया है ब्लू कलर से, आपका ये देखिए आप, यहाँ ब्लू कलर से डर्टी क्लॉथ है। उसके बाद जो ऊपर है आपके मॉलिक्यूल्स, सोप मॉलिक्यूल को हम इस तरह दिखाते हैं, एक तो इसके अंदर टेल वाला हिस्सा होता है, ये टेल वाला हिस्सा है, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा आपको फर्स्ट नज़र आ रहा है, ये है आपका हेड, ये होता है वाटर के अंदर सोल्यूबल, और जो ये आपका टेल वाला हिस्सा है ये है आपका डर्ट के साथ बॉन्डिंग करने वाला, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करने वाला। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल्स ने क्लस्टर बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे क्लस्टर नहीं बना है कम्प्लीटली, यहाँ से क्लस्टर बना के उन्होंने क्या कर लिया है, सोप मॉलिक्यूल ने जो भी आपका डर्ट और डस्ट था उसको कपड़े से बाहर कर दिया है। तो लास्ट में चेक कीजिए, आपका कपड़ा यहाँ पे साफ हो चुका है, ये जो ग्रीन कलर का था, और जो आपका ये ब्लू कलर का जो बीच में है ये डस्ट पार्टिकल है, और इसके साइड में जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, आपके सोप मॉलिक्यूल्स।
तो इस तरह से आपके कपड़ों की वॉशिंग होगी, या फिर आप जब माउथ वॉश करते हो या हैंड वॉश करते हो या बर्तन वॉश करते हो, उस टाइम पे हर जगह पे क्या बनता है आपका क्लींजिंग एक्शन में मिजल्स की फॉर्मेशन।